अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने चैनल के ऊपर CS604 ऑपरेटिंग सिस्टम की शॉर्ट लेक्चर सीरीज। इस सीरीज के अंदर मैं आपको एक वीडियो के अंदर 4 से 5 लेक्चर जो है वो कवर करवाऊंगा और इंशाल्लाह वेरी सून जो है हम लोग मिड टर्म और फाइन टर्म जो है वो लिमिटेड वीडियोस के अंदर ही कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का फर्स्ट वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 5 तक डिस्कस करेंगे। सो लेक्चर नंबर 1 जो है उसके अंदर हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम जो है बेसिकली बेटा दो पार्ट से मिलकर बना है। इसमें पहला जो पार्ट होता है वो है सॉफ्टवेयर का और दूसरा है हार्डवेयर टाइप। ठीक है, अब जो हार्डवेयर टाइप कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, और जो सॉफ्टवेयर टाइप कंपोनेंट्स होते हैं उनको जस्ट हम देख सकते हैं और छू नहीं सकते। अब सबसे पहले हमारे पास जो कंपोनेंट आता है जी वो है हार्डवेयर का। अब हार्डवेयर बेसिकली किस चीज के ऊपर मुश्तमिल है वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। कहता है विच प्रोवाइड बेसिक कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। अब जो हार्डवेयर टाइप कंपोनेंट होते हैं वो हमें बेसिक कंप्यूटिंग रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास CPU आ जाता है, मेमोरी आ जाती है और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आ जाती हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, इसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। CPU है, इसको भी हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको सेकंडली बताया था सिस्टम सॉफ्टवेयर आ जाता है हमारे पास। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करेगा द यूज ऑफ द हार्डवेयर अमंग द वेरियस एप्लीकेशन प्रोग्राम, कि आपकी जो हार्डवेयर जो आप यूज कर रहे हो, जो आप मेमोरी यूज कर रहे हो, जो आप इनपुट डिवाइसेस यूज कर रहे हो, आउटपुट डिवाइसेस यूज कर रहे हो, उसको कंट्रोल कौन करेगा, उसको मैनेज कौन करेगा, उसके साथ डिफरेंट प्रोसेस के अंदर उसको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कौन करवाएगा, वो सारे के सारे जो वर्क होगा वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करवाएगा। उसके अलावा आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो आपकी हार्डवेयर की प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, आपकी IO जो है वो कोई इलीगल इंस्ट्रक्शन ना जनरेट करते, इस तरह की चीजों से भी आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है जी। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम बेटा ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कि यूजर अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करता है, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंस्टॉल करता है। उसके बाद यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है यूजर्स का। यूजर कौन होते हैं? यूजर बेसिकली वो लोग होते हैं जो आपके कंप्यूटर को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है जी, ओके। उसके बाद पर्पस ऑफ अ कंप्यूटर, सेटिंग द स्टेज फॉर OS कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स। यहाँ पे हमारे पास दिया गया है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किन किन चीजों को, किन किन कंसेप्ट के साथ मिलकर बना है, किन किन चीजों को ऑर्गेनाइज करता है। सबसे पहली चीज, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो जो सबसे पहली सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे वो ये करता है कि वो मैनेज करता है आपके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन सी होती है? आपकी हार्डवेयर। उसके बाद ये मैनेज करता है आपके प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस को, आपके रैम को मैनेज करता है, आपके रोम को मैनेज करता है। उसके बाद मैनेज करता है प्रोसेसेस को, कि जितने भी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। अब फर्ज करें जी आपने एक टाइम पे गूगल क्रोम भी खोल लिया है, आपने एक टाइम पे एक PDF फाइल भी ओपन कर ली है, आपने एक टाइम पे एक सॉन्ग भी प्ले कर लिया है, तो ये जो तीन चीजें जो हैं वो मल्टीपल प्रोसेस जब एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं तो इनको मैनेज कौन करेगा? ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करेगा। ठीक है जी। तो यही कुछ तीन मेन इन्होंने यहाँ पे सर्विसेज लिखी हैं जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। खैर वैसे तो बहुत ज्यादा, लेकिन सर ने यहाँ पे ये कुछ तीन लिखी हैं, तो अब इनकी हम डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैनेज द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। अब इसमें होता क्या है? सबसे पहले हम एक अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ डिस्क जो है वो एलोकेट करते हैं जब हम कोई भी फाइल क्रिएट करते हैं। ठीक है, कि क्या हमने जो फाइल क्रिएट की है उसको हमने ज्यादा स्पेस तो नहीं दे दी, कम तो नहीं दे दी। एलोकेट अप्रोप्रिएट अमाउंट का मतलब ये होता है कि उतनी ही अमाउंट हमने गिवन की है एक फाइल को जितनी की उसको रिक्वायर थी। उसके बाद जब एक फाइल डिलीट कर दी जाएगी मेमोरी में से, तो उसकी जगह जो है वहां से कौन इरेज करेगा? ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपको इरेज करके देगा। उसके बाद इंश्योर दैट अ न्यू फाइल डज नॉट ओवरराइटिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल, कि आपकी जो गिवन फाइल है उसके ऊपर कोई और फाइल जो ओवरराइट तो नहीं हो रही, ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करके देगा। ठीक है। उसके बाद मैनेज प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर हम लोग देखें तो वहां पे कहता है कि एलोकेट अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ मेमोरी स्पेस व्हेन प्रोग्राम आर टू बी लोड इनटू द मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। अब हम क्या करते हैं? मेमोरी के अंदर एक स्पेस एलोकेट करते हैं हर प्रोसेस के लिए। अब देखिए आपको भी पता है कि जब प्रोग्राम लोड होता है तो बेसिकली हार्डवेयर से आपकी रैम रोम के ऊपर लोड होता है, तो उसको जाहिर एक अमाउंट ऑफ मेमोरी रिक्वायर होती है, वो उसको कौन एलोकेट कर रहा है? ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट कर रहा है। फिर जब एक प्रोसेस जो होता है वो टर्मिनेट हो जाता है, क्लोज हो जाता है, तो उसकी जो जगह जो उसने रिजर्व की थी वो वहां से रिलीज कौन करवाता है? ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही वहां से रिलीज करवाता है। ठीक है।
उसके बाद मैनेज प्रोसेसेस की बात करें तो मैंने आपको जैसे ऑलरेडी बताया कि जब हम मल्टीपल प्रोसेस एग्जीक्यूट करवा रहे होंगे सेम टाइम पे, तो वहां पे इस सिचुएशन के अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमें मैनेज करके दे रहा होगा चीज़ों को। उसके बाद जब बेटा आप मल्टीपल प्रोसेस को रन करते हैं एक ही टाइम के ऊपर, तो वहां पे अक्सर डेडलॉक की सिचुएशन आ जाती है। अब डेडलॉक एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे अगर एक बार प्रोसेस चला गया तो वहां से कभी भी वापस नहीं आ सकता, इसलिए हमें इसको प्रिवेंट करना पड़ता है, हमको रोकना पड़ता है, प्रोसेस को कंट्रोल करना पड़ता है कि वो कभी भी सिचुएशन में ना आ जाए। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो हमें अलाउ करता है कि हम मैनेज कर सकते हैं अपनी फाइल्स को, अपनी डायरेक्टरीज को, ठीक है जी। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे और मजीद डिटेल में लिखा हुआ है। अब इसमें दो व्यूज हैं बड़े इंपॉर्टेंट है, एक टॉप डाउन व्यू और एक बॉटम अप व्यू। टॉप डाउन व्यू के अंदर क्या होता है, टॉप डाउन व्यू के अंदर जो आपका एक प्रोग्राम होता है वो एज अ इंटरमीडिएट एक्ट कर रहा होता है आपके और आपके कंप्यूटर के दरमियान, ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद जो बॉटम अप व्यू होता है उसके अंदर जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये एक मैनेजर के तौर पे काम कर रहा होता है, जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों तरह के जो रिसोर्सेज होते हैं उनको मैनेज कर रहा होता है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे एक कमांड की एग्जांपल दी गई है कॉपी फाइल की, कि जब आपने फाइल कॉपी करनी हो, कॉपी फाइल 1 टू कॉपी फाइल 1 फाइल 2, तो उसके लिए यहाँ पे कमांड आप लोग यहाँ पे यूज करते हैं फाइल 1 टू फाइल 2। ये ऑप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से जरा इंपॉर्टेंट है, वैसे अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया जी लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 के अंदर सबसे पहली जो हमारे पास चीज दी गई है वो है सिंगल यूजर सिस्टम की। सिंगल यूजर सिस्टम कौन सा होता है? सिंगल यूजर सिस्टम का मतलब ये होता है कि आपका एक कंप्यूटर सिस्टम जो है वो अलाउ करता है कि एक सिंगल बंदा ही सिर्फ उसको जो है वो यूज कर सकता है गिवन टाइम के अंदर, ठीक है जी। अब इसमें होता क्या है, मैक्सिमाइजिंग यूजर कन्वीनियंस, ठीक है, रिस्पॉन्सिव इंस्टेड ऑफ मैक्सिमाइजिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ द सीपीयू। उसके बाद इसकी एग्जांपल्स यहाँ पे दी गई हैं, डोस, ठीक है, विंडोज एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद बैच सिस्टम का कंसेप्ट यहाँ पे दिया गया है। बैच सिस्टम क्या होता है? बैच सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पे जो यूजर होता है वो डायरेक्टली अपने सिस्टम के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा होता, इसकी बजाय वो एक जॉब प्रिपेयर कर रहा होता है, और फिर वो जो जॉब होती है उसको फिर हम लोग एक बैच के अंदर रखते हैं, और फिर 1 बाय 1 जो है हमारी वो जॉब्स जो होती हैं वो एग्जीक्यूट हो रही होती हैं, उसे हम बैच सिस्टम कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे सिस्टम स्पेस दी गई है, यूजर स्पेस दी गई है। सिस्टम स्पेस क्या करती है? कंटेन करती है ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड, और जो करंटली जो आप डाटा यूज कर रहे हैं उसको कंटेन कर रहा होता है। अब जो यूजर स्पेस होता है वो बेसिकली यूजर के जो प्रोग्राम होते हैं, जो यूजर के प्रोसेसेस होते हैं, ये उसको कंटेन कर रहा होता है, ठीक है। मल्टी प्रोग्राम सिस्टम का मतलब क्या होता है कि मल्टीपल प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं सेम टाइम के ऊपर, ठीक है जी। इसे हम लोग यहाँ पे मल्टी प्रोग्राम सिस्टम कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे जॉब पोल का कंसेप्ट दिया गया है। अब जॉब पोल के अंदर क्या होता है कि जितनी भी आपकी जॉब जो आपके सिस्टम के अंदर इंटर होती हैं वो सारी की सारी जॉब पोल के अंदर रख दी जाती हैं, और फिर इनको शेड्यूल किया जाता है कि इनको फिक्स टाइम एक तरह का एलोकेट कर दिया जाता है कि आपने इतना टाइम लेना है, आपने इतना टाइम लेना है, तो फिर उसमें टाइमिंग का भी आगे आप कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह पढ़ेंगे। उसके बाद टाइम शेयरिंग सिस्टम। अब ये टाइम शेयरिंग सिस्टम भी जो होता है ये एक मल्टी यूजर मल्टी प्रोसेसर एक इंटरेक्टिव सिस्टम होता है। अब इंटरेक्टिव सिस्टम कौन सा होता है? जिसके अंदर आपको एबिलिटी मिल रही हो कि आप उस प्रोग्राम को कभी भी क्लोज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, यानी कि मल्टीपल प्रोसेस आप एक ही टाइम में एग्जीक्यूट करवा रहे होते हैं। इसके ऊपर भी इसकी यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, विंडोज एंटी सर्वर एंड विंडोज 2000 सर्वर आर टाइम शेयरिंग सिस्टम। ये आप इतनी लाइन हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है जी। उसके बाद रियल टाइम सिस्टम। रियल टाइम सिस्टम ऐसे टाइम सिस्टम होते हैं जिनके अंदर टाइम जो होता है वो बड़ा ख्याल रखा जाता है ऑपरेशन के अंदर उनका। जैसे अब यहाँ पे आपके पास दो रियल टाइम सिस्टम की एग्जांपल आपको दी गई है, एक हार्ड रियल टाइम सिस्टम और एक सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। अब हार्ड रियल टाइम सिस्टम में क्या होता है कि अगर आपने एक प्रोसेस स्टार्ट कर ली है तो वो जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो सीपीयू को जो है वो छोड़ेगा नहीं, ठीक है। इसके बरक्स जो सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम होता है उसके अंदर क्या होता है कि वेयर क्रिटिकल रियल टास्क गेट प्रायोरिटी ओवर द अदर टास्क, कि अगर आपका ज्यादा क्रिटिकल टास्क जो है वो आ जाता है आपके सीपीयू के अंदर, तो आपको जो सीपीयू है वो प्रायोरिटी दे देगा क्रिटिकल टास्क को एज कंपेयर टू कि जो टास्क आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं उससे, ठीक है जी। लेकिन जो हार्ड रियल टाइम सिस्टम होता है उसने अगर एक टाइम दे दिया है एक टास्क को, एक प्रोसेस को, तो उसने उसके अंदर उस प्रोसेस को कंप्लीट करना है, वो उसको कभी भी छोड़ेगा नहीं, बेशक जितनी मर्जी वो कॉम्प्लिकेटेड चीज पीछे जो है वो आ गई है, ठीक है जी। सो मेरे ख्याल से आप बात समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पे आगे बात की जा रही है इंटरप्ट की। अब एक इंटरप्ट क्या होता है? इंटरप्ट बेसिकली एक तरह का सिग्नल होता है, जो कि कुछ सिग्नल ऐसे होते हैं
जो कि हार्डवेयर जनरेटेड होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर जनरेटेड होते हैं। ये बेसिकली एक तरह का सिग्नल होता है जो कि हम लोग जनरेट करते हैं सीपीयू की अटेंशन हासिल करने के लिए या अपने प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, आप समझ लें। सो यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि जो इंटरप्ट होता है ये एक सिग्नल होता है जो कि जनरेट करता है हार्डवेयर डिवाइसेस के थ्रू, ठीक है जी। और जो ट्रैप होता है बेसिकली एक सॉफ्टवेयर जनरेटेड इंटरप्ट होता है। होते दोनों ही इंटरप्ट हैं, होते दोनों ही सिग्नल हैं, लेकिन एक सॉफ्टवेयर जनरेटेड है और एक हार्डवेयर जनरेटेड है। अब इसके अंदर होता क्या है, कहता है काज एदर बाय एन एरर, ये एक एरर भी कर सकता है शो, कैसे डिवीजन बाय जीरो और इनवैलिड मेमोरी एक्सेस, ठीक है जी। अब सिग्नल्स क्या होते हैं, जो सिग्नल होता है वो क्या काम करता है, अटेंशन लेता है प्रोसेसर की, क्योंकि अपने जो प्रोसेस होते हैं उसने एग्जीक्यूट करवाने होते हैं। उसके बाद देखें जी, जब आपके कंप्यूटर के अंदर मल्टीपल प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे होंगे तो वहां पे आपकी जो हार्डवेयर है उसकी प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी है। अब उसमें क्या होता है, कहते हैं जी मल्टी प्रोग्रामिंग पुट सेवरल प्रोग्राम्स इन मेमोरी एट द सेम टाइम, सो वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर हार्डवेयर। अब इसमें हमारे पास मोड्स आ जाते हैं, कि ड्यूल मोड आ जाता है, उसके बाद यहाँ पे आईओ प्रोटेक्शन आ जाता है, उसके बाद यहाँ पे एक दो प्रोटेक्शन और भी होती हैं, लेकिन यहाँ पे सर ने गिवन नहीं की हुई। खैर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये ड्यूल मोड प्रोटेक्शन की। अब ड्यूल मोड प्रोटेक्शन के अंदर क्या होता है, ये रहा जी, टू इंश्योर प्रॉपर ऑपरेशन वी मस्ट प्रोटेक्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑल अदर प्रोग्राम्स एंड देयर डाटा फ्रॉम एनी मैलफंक्शन प्रोग्रामिंग। प्रोटेक्शन इज नीडेड फॉर एनी शेयर्ड रिसोर्सेज। कहते हैं जी प्रोटेक्शन जो होती है वो किसी भी शेयर्ड रिसोर्सेज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ अ मॉडर्न सीपीयू हैज टू काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन होती है और एक नॉन प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है जी। उसके बाद आपने यहाँ पे मोड देख लेना है कि यूजर मोड होता है और एक यहाँ पे हमारे पास मॉनिटर मोड होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है सिस्टम कॉल का। अब सिस्टम कॉल क्या होती है कि जब अ यूजर प्रोसेस कैन रिक्वेस्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम टू परफॉर्म सच टास्क फॉर इट बाय एग्जीक्यूटिंग अ सिस्टम कॉल। हम क्या करते हैं कि जो यूजर प्रोसेस होते हैं वो क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम से कि उसको परफॉर्म करवाए उसके टास्क, तो फिर इस सिचुएशन में हम सिस्टम कॉल का यूज करते हैं, ठीक है जी। अब इनपुट आउटपुट प्रोटेक्शन क्या होती है कि इनपुट आउटपुट प्रोटेक्शन ये होती है कि अगर आपने कोई इनपुट आउटपुट कोई डिवाइस अटैच की है तो अब उसमें कोई इलीगल इंस्ट्रक्शन आप उसके अंदर दे दें। आप ये ना कह दें कि हमारे जो प्रिंटर है उसको जला दो, उसको डिस्ट्रॉय कर दो। तो इस तरह की जो इंस्ट्रक्शन है इससे हम लोग प्रोटेक्ट करने के लिए अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है वो हदायत देते हैं कि आपने इसको कैसे जो है प्रोटेक्शन करवानी है इसकी। उसके बाद मेमोरी प्रोटेक्शन दी गई है। अब मेमोरी प्रोटेक्शन के अंदर यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है प्रोसेस एड्रेस स्पेस का। द रीजन इन द मेमोरी दैट अ प्रोसेस इज अलाउड टू एक्सेस, कि आपकी मेमोरी के अंदर एक रीजन रखा जाता है जो कि एक प्रोसेस जो है उसको वही एरिया सिर्फ अलाउ होगा और वो वही एरिया सिर्फ जो है वो यूज कर सकता है, ठीक है जी। जितना एरिया उसको अलाउ किया जाएगा, जितना रीजन ऑफ मेमोरी उसको अलाउ किया जाएगा, अगर वो उसी को एक्सेस कर रहा है तो हम क्या कहते हैं, प्रोसेस एड्रेस स्पेस कहते हैं। ये बात मैंने आपको स्टार्टर में बताई थी कि जब एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो उसको मेमोरी के अंदर एक स्पेस जो है वो एलोकेट की जाती है, रिजर्व की जाती है उसके लिए। अब इसमें यहाँ पे दो तरह के रजिस्टर यूज किए जाते हैं, एक बेस रजिस्टर यूज किया जाता है और एक लिमिट रजिस्टर यूज किया जाता है। अब जब बेस रजिस्टर होता है ये बेसिकली फिजिकल मेमोरी एड्रेस जो होता है वो स्टोर कर रहा होता है, और जो लिमिट रजिस्टर होता है ये बेसिकली साइज जो होता है प्रोसेसर का वो स्टोर कर रहा होता है। अब आपने याद रखना है कि जो सीपीयू होता है और यहाँ पे बेस रजिस्टर जो है वो ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल टू हो, उसके बाद फिर ये आगे जाएगा और बेस और लिमिट रजिस्टर जब दोनों को प्लस किया जाएगा तो आपको जो आंसर है वो लेस देन आना चाहिए, ठीक है जी। ये बात भी आपने याद रखनी है, अदरवाइज जो है आपका जो सिस्टम है वो उस इंस्ट्रक्शन को क्या कर देगा, ट्रैप कर देगा और एड्रेसिंग एरर का एक एरर जो है वो जनरेट करवा दिया जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस रजिस्टर के अंदर यहाँ पे एड्रेस स्टोर करवाया जाएगा और फिर जो है इन दोनों को यहाँ पे देखें जमा किया जाएगा लिमिट रजिस्टर के साथ। ये लिमिट रजिस्टर है जो इनका इसके अंदर एड्रेस पड़ा हुआ है। अब ये बेसिकली इन दोनों इंस्ट्रक्शंस को जमा करेंगे और यहाँ पे इसका एड्रेस जो है वो यहाँ पे स्टोर कर दिया जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद सीपीयू प्रोटेक्शन, देखें जब आप मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर बात कर रहे हैं तो आपने ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। मैंने आपको पहले भी बात की थी कि हम क्या करते हैं, टाइमर यूज करते हैं, टाइम स्लाइस का यूज करते हैं कि हम हर एक प्रोसेस को दैट ईच प्रोसेस अलाउड टू एग्जीक्यूट बिफोर द नेक्स्ट प्रोसेस गेट कंट्रोल टू द सीपीयू, यानी कि हम एक हर प्रोसेस को एक फिक्स टाइम एलोकेट कर देंगे और फिर वो जो हमारा प्रोसेस होगा वो उसी टाइम के अंदर अपनी एग्जीक्यूशन जो है वो कंप्लीट करेगा, ठीक है जी। अदरवाइज आपका जो सीपीयू है वो किसी और प्रोसेस को असाइन कर दिया जाएगा। उसके बाद ओएस कंपोनेंट दिए गए हैं यहाँ पे। सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ओएस कंपोनेंट दिया गया है वो प्रोसेस मैनेजमेंट, कि जितने भी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं उनको हमें क्या करना होता है, मैनेज करना होता है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास सीपीयू
टाइम आ गया, मेमोरी आ गया, फाइल्स आ गया, इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस आ गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेन मेमोरी मैनेजमेंट के, अब आपने मेन मेमोरी जो है उसकी भी यहाँ पे मैनेजमेंट करनी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बेसिकली एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन भी है। मेन मेमोरी इज अ लार्ज अरे ऑफ वर्ड्स, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अक्सर यह होता है कि मेन मेमोरी इज अ लार्ज वर्ड ऑफ अरेज और बाइट्स कॉल्ड मेमोरी लोकेशन। ये आज वाली मैं एक वो फाइल देख रहा था बेसिकली करंट पेपर्स की, तो वहां पे भी ये आया हुआ था। ठीक है, सो ये जरा ध्यान से इसको कर लीजिएगा। उसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस और प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कौन सी होती है, मैंने आपको पहले बताया था, रैम रोम। और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन सी होती है, आपकी हार्ड ड्राइव। तो आपने इसको भी मैनेज करना होता है कि फ्री स्पेस मैनेजमेंट करनी होती है, स्टोरेज की एलोकेशन करनी होती है, डी एलोकेशन करनी होती है, डिस्क शेड्यूलिंग करनी होती है। ये वही पहले जो हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर चीजें पढ़ी थी, वही है सारी की सारी, और यहाँ पे कुछ नया नहीं है। फाइल मैनेजमेंट के अंदर क्रिएट करना फाइल को, डिलीट करना फाइल को, इस तरह डायरेक्टरीज को डिलीट करना, क्रिएट करना। उसके बाद यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया जी नेटवर्किंग का। नेटवर्किंग के अंदर क्या होता है कि आप कनेक्ट करते हो मल्टीपल कंप्यूटर्स फॉर द पर्पज ऑफ शेयरिंग। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे कमांड लाइन इंटरप्रेटर आ गया जी, जिसे आप लोग शेल भी बोलते हैं। ये बेसिकली एक इंटरफेस होता है यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान। इसका मकसद क्या होता है, टू रीड यूजर कमांड्स एंड ट्राई टू एग्जीक्यूट देम। ठीक है जी, इसका मकसद क्या है कि वो रीड करे यूजर कमांड्स को और उसको एग्जीक्यूट कर सके, उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर सके। आप ये समझ लें, इसकी एग्जांपल में यूनिक्स आ गया, लिनक्स आ गया और डोज आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ और सर्विसेज दी गई हैं। सबसे पहले प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होता क्या है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कि द सिस्टम मस्ट बी एबल टू लोड अ प्रोग्राम इनटू मेमोरी एंड टू रन दैट प्रोग्राम। कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी जो सबसे पहली सर्विस है वो ये होनी चाहिए कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा हो कि आपका जो प्रोग्राम है वो आपकी हार्ड ड्राइव से आपकी मेमोरी के ऊपर लोड हो सके और उसके बाद रन हो सके। ठीक है, जिसे हम कहते हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन क्या होता है कि आपकी डिवाइसेस जो हैं, जो आपने इनपुट के लिए अटैच किए हैं, जो आपने आउटपुट के लिए अटैच की जा रही हैं, वो प्रॉपर्ली यूज हो रही हैं। ठीक है, वर्क कर रही है, उनके ड्राइवर वगैरह तक कंट्रोल करता है ये। उसके बाद फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, प्रोग्राम जो आप रीड कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, उसकी फाइल्स वगैरह को भी ये सब मैनेज करता है। ठीक है, उसके बाद कम्युनिकेशन कितने कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं कि जो आप एक्सचेंज करते हैं इंफॉर्मेशन एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के दरमियान। ठीक है, उसके बाद एरर डिडक्शन, कि जो आपके एरर आ रहे हैं किसी भी जगह पे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सारे ये सर्विसेज भी आपको प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद रिसोर्स एलोकेशन, कि जब मल्टीपल यूजर जो होते हैं वो लॉग इन हो जाते हैं आपके सिस्टम के अंदर और मल्टीपल जॉब्स जो है वो रन हो रही होती हैं सेम टाइम पे, तो जाहिर है उसने हर प्रोसेस को एक अलग टाइम एग्जीक्यूट करना है, अलग रिसोर्सेज एग्जीक्यूट करना है। तो ये सारी वर्किंग कौन करवा रहा है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करवा रहा है। ठीक है जी, तो ये सारी प्रोटेक्शन यहाँ पे लिखी है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, कितना मुश्किल नहीं है। उसके बाद आपने ये याद रखना है कि सिस्टम कॉल जो होती है ये बेसिकली किस लैंग्वेज के अंदर लिखी जाती है, असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन के अंदर लिखी जाती है। ठीक है जी, ओके। और ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिस्टम कॉल प्रोवाइड द इंटरफेस बिटवीन अ प्रोसेस एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये खैर मैं आपको पहले ही बात बता के आया हूँ। उसके बाद यहाँ पे ट्रैप का कॉन्सेप्ट दिया गया है। ट्रैप इज एन इंस्ट्रक्शन दैट इज एग्जीक्यूट टू चेंज द मोड फ्रॉम यूजर टू कर्नल एंड गिव द कंट्रोल टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद यहाँ पे आप स्किप कर दें, ये चीजें हैं यहाँ पे आपके नहीं करने वाली। लेक्चर नंबर 4, ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर। ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर के अंदर आपने बस 2 बातें याद रखनी है यहाँ पे पहले टॉपिक के अंदर, लेयर्ड अप्रोच के अंदर, कि जो बॉटम लेयर होती है वो हार्डवेयर की होती है और जो हाईएस्ट लेयर होती है वो बेसिकली यूजर इंटरफेस की लेयर होती है। ठीक है, हाईएस्ट लेयर को हम लेयर एन बोलते हैं और बेसिकली जो ओएस लेयर होती है उसे हम लेयर एम बोलते हैं। ये बात अपने ज़हन में रखिएगा। और लेयर एम जो होती है बेसिकली वो बॉटम अप लेयर जो है जिसे हम लोग बोल रहे हैं, ये वो लेयर है। इसके अंदर क्या करेगा, ये जो बॉटम लेयर होगी इसके अंदर आपका डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है, आपकी रूटीन्स जितनी भी होंगी सारी की सारी इसी के अंदर जो है वो कैरी हो रही होंगी। तो ये बात भी अपने ज़हन में रखिएगा, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है इसलिए मैंने कहा चलिए आपको बता दूं मैं। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे अगर हम आगे बात करें तो हमारे पास यहाँ पे माइक्रो कर्नल्स का कंसेप्ट दिया गया है, इसको एक बार स्किप कर दें। उसके बाद यहाँ पे वर्चुअल मशीन का कंसेप्ट दिया गया है। अगर आपने CS 604 की कोई असाइनमेंट बनाई हो तो ये बेसिकली होता क्या है वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन के अंदर हम करते क्या है, हम अपनी विंडो के ऊपर ही एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, यूबंटू। उसके बाद जो हम वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करते हैं और अपने ही उसी हार्डवेयर के अंदर रहते हुए उसी इन्वायरमेंट के अंदर हम एक लिनक्स जो है वो एक मशीन कह लें कि उसी हार्डवेयर के ऊपर जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, इसकी मैंने यहाँ पे
आसान डिफाइन आप लोगों के लिए लिखी थी कि अ वर्चुअल मशीन इज अ वर्चुअल इन्वायरमेंट विच फंक्शन एज अ वर्चुअल कंप्यूटर सिस्टम। वर्चुअल कंप्यूटर सिस्टम के तौर पे काम कर रहा होता है विद इट्स ओन सीपीयू, मेमोरी, नेटवर्क इंटरफेस एंड स्टोरेज क्रिएटेड ऑन अ फिजिकल हार्डवेयर सिस्टम। यानी कि आप उसी हार्डवेयर सिस्टम के ऊपर रहते हुए एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं लिनक्स का, जो कि आपके ओरिजिनल हार्डवेयर के ऊपर, जिसके ऊपर आप ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहे होते हैं, बेसिकली उसके ऊपर ही चल रहा होता है। ठीक है, और आप उससे हर तरह के वो टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं जो आप लिनक्स के ऊपर करवा रहे होते हैं। उसके बाद ये जावा वर्चुअल मशीन्स की एग्जांपल दी गई है। VMW भी आप यूज़ कर सकते हैं, यही वर्चुअल बॉक्स कर लें। ठीक है, या फिर आप ये VMW कर लें, ये एक ही बात होती है। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे डिज़ाइन गोल का कंसेप्ट दिया गया, सिस्टम डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। अब इसमें दो तरह के गोल्स होते हैं, एक यूज़र का गोल होता है और एक सिस्टम का गोल होता है। जो यूज़र के गोल्स होते हैं वो क्या होते हैं? यूज़र का गोल ये होता है कि जो उसका सिस्टम है वो ईजी टू यूज़ हो, सेफ हो, फास्ट हो, रिलायबल हो। ठीक है जी। अब जो सिस्टम का गोल क्या होता है? सिस्टम का गोल ये होता है कि वो ईजी टू डिज़ाइन हो, वो इम्प्लीमेंट करना आसान हो, वो मेंटेन करना बाद में आसान हो। उसके बाद यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया गया है मैकेनिज्म का और पॉलिसी का। मैकेनिज्म किसे कहते हैं? कि हम डिटरमाइन करते हैं कि हाउ टू डू समथिंग, कि हमें ये चीज़ कैसे करनी है। और पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि व्हाट विल बी द डन, कि क्या हो रहा है। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन दी गई है, आप इसको स्किप कर दें। उसके बाद यहाँ पे कुछ कंसेप्ट दिया गया डायरेक्टरीज का। डायरेक्टरी के अंदर सबसे पहले आपने यहाँ पे ये याद रखना है कि जब पाथ नेम इज द लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज सेपरेटेड बाय स्लैशेस, कि जो पाथ नेम है ये बेसिकली एक लिस्ट होती है डायरेक्टरीज की। अगर आप अपने कंप्यूटर के अंदर कभी चेकआउट करें तो यहाँ पे देखिएगा, ये इसके जो पाथ नेम होते हैं ये देखें इस तरह, ये बैक स्लैश के साथ उन्होंने सेपरेट किए होते हैं। ये बेसिकली इस चीज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है जी। तो ये समटाइम बच्चों को नहीं पता होता, इसलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अब उसके बाद होम डायरेक्टरी क्या होता है? जब आप लॉगिन होकर आते हैं अपने सिस्टम के अंदर, तो जो सबसे पहले आपके सामने जो एरिया आ रहा होता है, जो डायरेक्टरी शो हो रही होती है, वो आपकी होम डायरेक्टरी कहलाती है, जिसे हम लोग लॉगिन डायरेक्टरी भी समटाइम कह देते हैं। ठीक है जी। यू कैन रेफर टू योर होम डायरेक्टरी बाय यूजिंग द, ये टिलर सिंबल भी आप यूज कर सकते हैं लिए इसके लिए। ठीक है, और भी इसके अलावा यहाँ पे कमांड जो और शेल्स यहाँ पे लिखे गए हैं। उसके बाद यहाँ पे करंट डायरेक्टरी। करंट डायरेक्टरी कौन सी होती है? डायरेक्टरी दैट यू आर करंटली इन। जैसे अभी मैं इस डायरेक्टरी के अंदर हूँ, तो अभी जिस फोल्डर के अंदर, जिस पाथ के अंदर मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, तो अभी करंटली डायरेक्टरी मेरी ये। अब मैं किसी और फोल्डर के अंदर जाऊँगा, किसी और पाथ के अंदर जाऊँगा, तो मेरी डायरेक्टरी चेंज हो जाएगी, जाहिर है। उसके बाद डायरेक्टरी के कुछ स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, कौन कौन सी डायरेक्टरीज जो होती हैं वो आपके कंप्यूटर के अंदर वर्क कर रही होती है, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। अब सबसे पहले रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी जो होती है वो नॉट टू बी कंसर्न विद द रूट अकाउंट। इसके अंदर कोई रूट अकाउंट नहीं आपको चाहिए रूट डायरेक्टरी के लिए। इट्स सिमिलर टू अ ड्राइव लेटर इन विंडोज CD। जैसे ये आपकी पार्टीशंस होती हैं ABCD, जैसे नॉर्मली हमने बनाई होती है, देखें ये C है, D है, EF है, G है, ठीक है, H है, I। इस तरह बेसिकली ये आपकी पार्टीशंस होती हैं, हम लोग सादा अल्फाज में इसको पार्टीशंस भी बोलते हैं। ये देखें सर ने यहाँ पे लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग अदर फाइल सिस्टम एंड पार्टीशंस। ठीक है। उसके बाद स्लैश बिन का कंसेप्ट दिया गया है। स्लैश बिन बेसिकली क्या करती है? होल्ड करती है बाइनरी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को। ठीक है जी। उसके बाद स्लैश बूट जो होता है ये बेसिकली कंटेन करता है एसेंशियल सिस्टम बूट फाइल्स इंक्लूडिंग द कर्नल लेवल के जितनी भी आपको फाइल्स रिक्वायर होती हैं सिस्टम को बूट करने के लिए, सारी उनको कंटेन करता है। ठीक है जी। उसके बाद स्लैश etc जो होता है ये स्टोर करता है सिस्टम की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं, सिस्टम को कॉन्फ़िगर करने के लिए जो यूज़ की जाती हैं। कोई मोड चेंज करना हो, कोई पासवर्ड करना हो, किसी चीज़ को पासवर्ड अनलॉक करना हो, या फ्लॉपी डिस्क का कंट्रोल करना है, किसी भी तरह का अपने ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसकी जितनी भी कॉन्फ़िगरेबल फाइल्स होती हैं या एडिटेबल फाइल समझ लें सादा अल्फाज में, तो ये उसके ऊपर काम कर रहा होता है। उसके बाद MNT माउंटिंग टेम्परेरी फाइल सिस्टम इसे बोला जाता है। उसके बाद ऑप्शनल जो है वो डायरेक्टरी यहाँ पे यूज़ की जाती है, ऑफ्टन यूज फॉर स्टोरेज लार्ज एप्लीकेशन पैकेजेस। ठीक है, ये इन डायरेक्टरीज में से एक अदर डायरेक्टरी या दो डायरेक्टरीज आपको ऑप्शन में लाजमी पूछी जाती हैं, तो इनको ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद मैं बहरहाल आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूँ, बहरहाल मैंने हाईलाइट सारी कर दी हैं। उसके बाद स्लैश रूट का कॉन्सेप्ट दिया गया है। ये जो होम डायरेक्टरी होती है ये सुपर यूजर जो है वो यूज़ करते हैं बेसिकली इस डायरेक्टरी को। उसके बाद टेम्प डायरेक्टरी दी गई है जो कि टेम्परेरी फाइल्स को स्टोर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद स्लैश वेयर ये वेरिएबल डाटा और उस तरह की जो फाइल्स होती हैं उसको कंटेन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद लेक्चर नंबर 5 के अंदर हमारे पास हिडन फाइल का कॉन्सेप्ट दिया गया है कि फाइल स्टार्टेड विद द डॉट्स, कि जो फाइल्स आपकी डॉट के साथ स्टार्ट होती है ना आपके लिनक्स के अंदर, उसे हम लोग यहाँ पे हिडन फाइल्स और डॉट फाइल्स बोलते हैं। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे कुछ कमांड्स दी गई हैं कि जैसे
ls-a, you can display all the files in a directory by using ls-a कमांड। यानी कि आपकी जो लिस्ट होती है उसको डिस्प्ले करने के लिए जो कमांड यूज की जाती है वो ये ls की कमांड यूज की जाती है। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे क्रिएटिंग करनी हो अगर आपने कोई डायरेक्टरी, तो उसके लिए हमारे पास जो कमांड होती है वो mkdir होती है, यानी कि mk मेक और dir मतलब डायरेक्टरी, और डायरेक्टरी किस नेम की बनानी है, कोर्स नेम की यहाँ पे। ठीक है जी। उसके बाद अगर आपने कोई डाटा रिमूव करना है, कोई डायरेक्टरी रिमूव करनी है, तो कैसे रिमूव करनी है, rm मतलब रिमूव, dir मतलब डायरेक्टरी, और कोर्सेज मतलब वो जो डायरेक्टरी हम लोगों ने बनाई थी। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे कॉपिंग करनी हो फाइल, रिमूविंग करनी हो फाइल, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे दी गई हैं कमांड्स। तो कॉपिंग फाइल के लिए cp कमांड होती है, मूविंग फाइल के लिए mv कमांड होती है, और मूविंग फाइल के लिए rm कमांड होती है। इस तरह अगर कोई प्रोग्राम कंपाइल करना हो लिनक्स के अंदर, तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कमांड gcc program.c। अब ये gcc बेसिकली एक कमांड है और प्रोग्राम बेसिकली उस फाइल का नेम है जो हमें एग्जीक्यूट करवानी है, और .c बेसिकली आपके कोड की एक्सटेंशन है। ठीक है, ये बेसिकली सर ने यहाँ पे सही लिखी हुई है, gcc program.c -o मतलब आउटपुट, और बेसिकली असाइनमेंट एक टेम्परेरी नाम बेसिकली सेट किया गया है इसी फाइल का। अब आप चाहें तो आप यहाँ पे gcc program.c -o program.out भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप ये सिर्फ असाइनमेंट इसी का एक टेम्परेरी नाम जनरेट किया जा रहा है। ओके, आगे अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास इनपुट बाउंड प्रोसेस दिया गया है और CPU बाउंड प्रोसेस दिया गया है। अब इनपुट बाउंड प्रोसेस कौन सा होता है? इनपुट बाउंड प्रोसेस वो होता है जहां पे आपके जो इनपुट आउटपुट जो होते हैं वो ज्यादा टाइम जो कंज्यूम कर रहे होते हैं, और जो आपका जो CPU होता है वो लेस टाइम कंज्यूम कर रहा होता है। समझा रही बात की? इसे हम बोलते हैं इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस, यानी कि जो इनपुट आउटपुट बाउंड पे बाउंड होते हैं। अब CPU बाउंड प्रोसेस कौन से होते हैं, जिनके ऊपर CPU के अंदर ज्यादा टाइम जो है वो यूज करती हैं, उसे हम बोलते हैं CPU बाउंड प्रोसेस। ये इनपुट आउटपुट के कम टाइम जो है कंज्यूम करेंगे। उसके बाद प्रोसेस की कुछ स्टेट्स दी गई हैं। सबसे पहली स्टेट न्यू स्टेट। देखें, जब भी आप एक प्रोसेस क्रिएट करते हैं मेमोरी के ऊपर तो हम कहते हैं न्यू प्रोसेस स्टेट। ठीक है जी। उसके बाद अगर एक प्रोसेस जो है वो रनिंग हो रहा होता है, एग्जीक्यूट हो रहा होता है, तो हम कहते हैं कि ये प्रोसेस हमारा रनिंग स्टेट के अंदर है। उसके बाद अगर एक प्रोसेस जो है वो मेमोरी के अंदर वेट कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास प्रोसेस जो है वो वेटिंग स्टेट के अंदर है। अगर एक प्रोसेस अब आपके प्रोसेसर को असाइन कर दिया गया है, तो उसे हम कहते हैं कि ये रेडी स्टेट के अंदर है। ठीक है जी। अब अगर एक प्रोसेस आपका रन हो रहा था, अब उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट हो गई है, उसका जो टास्क है वो कंप्लीट हो गया है, तो अब इस तरह के जो प्रोसेस होते हैं हम कहते हैं टर्मिनेटेड प्रोसेस। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक दिए गए हैं। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट तरह के कंट्रोल ब्लॉक्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ मेनली यहाँ पे मैंने हाईलाइट तो खैर सारे किए हैं, लेकिन मैं आपको मेनली जो पढ़ा देता हूँ। अभी हम लोग पढ़ के हैं प्रोसेस स्टेट, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कंसेप्ट आ गया जी प्रोसेस स्टेट्स का। मैंने आपको बताया कि इसके अंदर हमारे पास सबसे पहली जो स्टेट होती है न्यू स्टेट, दूसरी रेडी स्टेट, तीसरी रनिंग स्टेट, चौथी वेटिंग स्टेट, और पांचवी हाल्टेड। हाल्टेड मतलब ये होता है कि जब वहां पे सिस्टम हाल्ट हो जाता है। ठीक है, ये C000 का आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा CS101 के अंदर, ये वहां से आपको खैर ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर नहीं है तो खैर फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह इसका भी एक डिटेल वीडियो बना के बता दूंगा। ठीक है जी। उसके बाद आप लोग ने ये भी याद रखना है कि जो ईच प्रोसेस जो होते हैं, जो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, उसे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक या टास्क कंट्रोल ब्लॉक भी बोला जाता है। ठीक है जी। उसके बाद प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर जो होता है इसके अंदर बेसिकली जितनी भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आनी होती है, उसने उसका एड्रेस जो है ना वो स्टोर करना होता है, या कहें होल्ड करना होता है। उसके बाद CPU रजिस्टर। CPU रजिस्टर जो होते हैं ये डिफरेंट तरह के नंबर के ऊपर आते हैं, डिफरेंट तरह के कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ रजिस्टर यहाँ पे मौजूद होते हैं। उसके बाद यहाँ पे CPU शेड्यूलिंग दी गई है, आप लोग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ेंगे, SJF एल्गोरिथम, राउंड रॉबिन एल्गोरिथम। ठीक है जी। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, मल्टी लेवल एल्गोरिथम, मल्टी लेवल क्यू एल्गोरिथम, मल्टी लेवल फीडबैक एल्गोरिथम। तो ये अलग तरह के एल्गोरिथम्स होते हैं सारे, वो आप इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे। कहता है दिस इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स द प्रोसेस प्रायोरिटी पॉइंटर टू शेड्यूलिंग क्यूज। ये वही बात कर रहे हैं कि ये प्रायोरिटी एल्गोरिथम से आपको मूव करवा रहे हैं शेड्यूलिंग क्यूज एल्गोरिथम की तरफ। उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट की जाती है। देखें, वही पुराना कॉन्सेप्ट BS रजिस्टर और ये लिमिट रजिस्टर के साथ ये कर रहे हैं। उसके बाद पेज टेबल और सेगमेंट टेबल, ये भी खैर आपके लिए ये कुछ नाम न्यू हैं, लिमिट पेज टेबल और ये सेगमेंट टेबल इंशाल्लाह, लेकिन हम इसको आगे जाके यूज करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद अकाउंट इन्फॉर्मेशन जो है द अमाउंट ऑफ CPU एंड रियल टाइम यूज्ड, इसे हम लोग यहाँ पे अकाउंट इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे इनपुट आउटपुट स्टेटस इन्फॉर्मेशन दी गई है।
कि आपने लिस्ट देनी है कितनी आपने इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है वो एलोकेट की हैं एक प्रोसेस को। उसके बाद जी प्रोसेस शेड्यूलिंग, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का। ये बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जो कि ऑलमोस्ट हर ही विंडो के अंदर जरूरी होता है, चाहे वो विंडो है, चाहे एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर ये चीज़ जरूरी होती है। ठीक है जी। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आ जाता है ये प्रोसेस शेड्यूलिंग। प्रोसेस शेड्यूलिंग कैसे कहते हैं? कहता है जी मल्टीपल प्रोग्रामिंग is to have some process running all the time so as to maximize the CPU utilization. The objective of time sharing is switch the CPU among the processors. अब हम इसे करते क्यों हैं? प्रोसेस जो है वो मल्टीपल, आपको पता है प्रोसेस जो होते हैं वो आपके बैकएंड पे चल रहे होते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपकी जो सीपीयू की यूटिलाइजेशन होती है वो मैक्सिमाइज हो जाती है। ठीक है, तो अब आपके सीपीयू की जो यूटिलाइजेशन होती है उसको इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, आपके जो प्रोसेस होते हैं उनको एक से दूसरे के अंदर स्विच करवाते हैं। अब यहाँ पे डिफाइन पढ़ लें, बड़ी इंपॉर्टेंट डिफाइन है कि जब आपका सीपीयू जो होता है एक प्रोसेस को अनदर प्रोसेस के ऊपर स्विच करवाता है, कि जो स्विच करवाता है तो उसने जो करंटली प्रोसेस जो एग्जीक्यूट हो रहा होता है जिससे वो स्विच करके जा रहा है दूसरे के ऊपर, सबसे पहले उसने उसका डाटा जो होता है, उसका जो कॉन्टेक्स्ट होता है, सबसे पहले उसने वो सेव करना है। ठीक है, उसके बाद उसने न्यू प्रोसेस के ऊपर जाना है, ये भी याद रखिएगा। अब ये नहीं करेगा वो जब फिर वो इसी प्रोसेस के ऊपर वापस आए तो वो फिर से दोबारा से रिस्टार्ट करे उस प्रोसेस को, नहीं, वो ऑलरेडी उसका जो डाटा है वो सेव कर चुका होगा, तो इसलिए फिर वो वहीं से स्टार्ट करेगा जहां से उसने उसको छोड़ा होगा। ठीक है जी, इस चीज को हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। उसके बाद शेड्यूलिंग क्यूज दी गई है, तो आपके जो डाटा है, जो आपकी जॉब है, उनको शेड्यूल किया जाएगा क्यू की फॉर्म में। ठीक है, कहता है जी एज अ प्रोसेस एंटर्ड इनटू द सिस्टम दे आर पुट इनटू अ जॉब क्यू, कि जितने भी आपके जो प्रोसेस होते हैं जब वो सिस्टम के अंदर आते हैं तो उनको पुट कर दिया जाता है बेसिकली एक जॉब क्यू के अंदर। ठीक है जी, उसके बाद रेडी क्यू। अब रेडी क्यू कौन सी होती है कि जब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आपके जो प्रोसेस होते हैं वो आपकी मेन मेमोरी के अंदर वेट कर रहे होते हैं, दैट आर रेडी इन द मेन मेमोरी एंड रेडी फॉर वेटिंग टू एग्जीक्यूट और कीप्ड ऑन अ लिस्ट कॉल्ड द रेडी क्यू। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे डिवाइस क्यू का कंसेप्ट दिया गया है। डिवाइस क्यू का क्या कंसेप्ट है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। सपोज करें कि आपका जो सीपीयू है उसको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस रिक्वायर हैं बेसिकली इस प्रोसेस के लिए, इस टास्क के लिए, और आपको जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो बिजी हैं किसी अनदर प्रोसेस के अंदर, तो बेसिकली इस टाइम के ऊपर आपको जो वो प्रोसेस है उसको रिजेक्ट नहीं किया जाता है, उसको बेसिकली एक पूल के अंदर, जैसे हम लोग वो जॉब पूल पढ़ रहे थे, इसी तरह यहाँ पे इन्होंने क्यू बनाई हुई है डिवाइस क्यू, बेसिकली उसके अंदर बेसिकली इस तरह के जो प्रोसेस होते हैं उसको डाल दिया जाता है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि इन द केस ऑफ इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट the device may be busy with an input output request of some other process. List of a process waiting for particular input output device is called device queue। कि आपके जो प्रोसेस जिसके अंदर इस तरह के केस अगर अपीयर होते हैं तो फिर इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के जो प्रोसेस होते हैं उनको डिवाइस क्यू के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे कहते हैं जी वंस द प्रोसेस इज एग्जीक्यूट, जब एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाता है तो उसने क्या करना होता है, द प्रोसेस कुड बी क्रिएट अ न्यू सब प्रोसेस, फिर वो प्रोसेस जो होता है वो न्यू सब प्रोसेस भी क्रिएट कर सकता है, वो वेट भी कर सकता है किसी की टर्मिनेशन का। ठीक है, आप उसको फोर्सफुली जो है एक प्रोसेस को भी जो है ना वो क्लोज कर सकते हैं, और बिल्कुल आप कर सकते हैं। ठीक है, आप टास्क बार में जाके अक्सर प्रोसेस को क्लोज कर रहे होते हैं, तो बेसिकली ये भी आप फोर्सफुली कर रहे होते हैं क्लोज। अब अगर एक यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है तो मैं उसको यहाँ पे राइट क्लिक करके उसको क्लोज कर दूं, तो ये भी एक तरह का फोर्सफुली एग्जीक्यूट करना होगा। उसके बाद शेड्यूलर, शेड्यूलर भी बेसिकली चीज़ों को शेड्यूल करने के लिए यूज़ किया जाता है। आपने ये याद रखना है कि जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है वो लार्ज टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन जो है वो रिक्वायर करता है, उसको लार्ज टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन चाहिए। अब जो आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है वो लेस टाइम जो है उसको रिक्वायर होता है। ठीक है, जो आपका शॉर्ट टर्म होता है उसको लेस टाइम रिक्वायर होता है एग्जीक्यूशन के लिए, और जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है उसको लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम जो है वो रिक्वायर होता है एग्जीक्यूशन के लिए। जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है उसे जॉब शेड्यूलर कहते हैं, और जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है उसको सीपीयू शेड्यूलर कहा जाता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इस तरह मीडियम शेड्यूलर का कंसेप्ट आ गया है, बट वो खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद स्वैपिंग, स्वैपिंग के अंदर क्या होता है कि एक प्रोसेस इंटर हो रहा है, एक प्रोसेस निकल रहा है आपके सीपीयू में से, आपके प्रोसेसर में से, तो ये सिर्फ यहाँ पे स्वैपिंग लफ्ज यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि चीज़ों को स्वैप कर रहा है। एक प्रोसेस इंटर हो रहा है आपके सीपीयू के अंदर, एक निकल रहा है, तो उसे हम बेसिकली स्वैपिंग कहते हैं। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे जब एक प्रोसेस निकलता है और दूसरा प्रोसेस इंटर होता है, तो बेसिकली जो आपने ऑलरेडी जो प्रोसेस इंटर हुआ था जिससे आपने बाहर निकाला है, उसे आप ज़ाहिर है कहीं ना कहीं पे स्टोर तो करेंगे ना। वो जगह जहाँ पे निकले हुए प्रोसेस स्टोर किए जाते हैं उसे हम स्वैप स्पेस कहते हैं, कि दिस एरिया ऑन द डिस्क
where swapped out processes are stored is called swap space. So dear students, यहाँ पे हमारे 5 लेक्चर जो कंप्लीट हो गए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई कि फिर भी कोई जहन में क्यूरी हो, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम।